महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में आज विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए हैं। महाराष्ट्र में जब सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है तो विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को सत्ता में वापसी की उम्मीद है। महाराष्ट्र में एक बार कुल 4136 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। बता दें, आज ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग के बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे भी सामने आएंगे, जो कि 23 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम के पहले नतीजों का पूर्वानुमान होंगे। इस चुनाव में सीएम एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, अजित पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले जैसे महाराष्ट्र के बड़े नेताओं का सियासी टेस्ट होने वाला है। उधर झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकंड फेज में आज 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग शाम 5 बजे खत्म हो गई। झारखंड में अब तक 67.59% मतदान संपन्न हुआ है। इस चरण में 528 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी भी शामिल हैं। राज्य में सत्ताधारी जेएमएम नीत गठबंधन और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। वोटिंग समाप्त होने के बाद झारखंड चुनाव को लेकर एग्जिट पोल भी सामने आने वाले हैं। हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आ रही है। ये एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि कहाँ कुछ हुआ कुछ, और इस तरह से हर चुनाव में किसी पर्टिकुलर किसी गठबंधन की तरफ जो रुझान दिखाया जाता है, ये टीवी चैनल में आजकल चीज़ें आ रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो जनता चुपचाप अपना वोट करती है और ये सब आंकड़ों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है, जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बनी है। उधर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न कराए गए। 9 सीटों पर कुल 90 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम के जरिए होगा। उधर यूपी में कुछ स्थानों पर छुटपुट हिंसा की खबरों के बाद सियासी घमासान भी देखा गया। ऐसे में मतदाताओं को रिवॉल्वर दिखाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ककरौली एसओ पर मतदाताओं को रिवॉल्वर दिखाने और मतदान से रोकने का आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट किया। वहीं सपा का आरोप है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को वोटिंग करने से ही रोका गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बेईमान अधिकारी छोड़े नहीं जाएंगे। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुजरात प्रवास पर थे। इस दौरान सीएम यादव ने गांधीनगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के ऑटोमेटेड गार्बेज एंड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम एवं वेस्ट टनल का अवलोकन किया एवं उपस्थित अधिकारियों से चर्चा की। बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश को स्वच्छता में अव्वल बनाने की मुहिम के चलते वहां पहुंचे हैं। साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को भी देखने पहुंचा रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में साबरमती फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने के बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें कि कल ही मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा के साथ कैबिनेट के साथ फिल्म देखने की बात कही थी। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पर ऐतराज जताया है। दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले उन लोगों से पूछना चाहिए जो गोधरा कांड में प्रताड़ित थे, मारे गए या अनाथ हैं। पीड़ित अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें, उक्त घटना के तात्कालिक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री, जबकि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
नाम आई है साबरमती रिपोर्ट, उसमें बीजेपी का कहना है कि गोधरा कांड पीछे है, वो कांग्रेस से छुपाई है, उसको लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा है, पता लगा लीजिए, उन लोगों से पूछ लीजिए जो गोधरा कांड में प्रताड़ित हुए, अनाथ हुए, जिनको न तो उनका पुनर्वास हुआ और यही नहीं है, जिन लोगों को भड़काकर, जिन हिंदू भाइयों को उन्होंने भड़काकर ये सब जुर्म करवाया, वो आज किस हालात में है, जरा भी पता लगा लीजिए। मध्य प्रदेश में आगामी 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज होना है। ऐसे में देखा गया है कि अक्सर विधानसभा का पूरा कार्यकाल हंगामे और बहिष्कार की भेंट चढ़ जाता है। इसी के चलते अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विधानसभा के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए हैं। सिंघार ने सरकार से कहा है कि विधानसभा सत्र अपने पूरे कार्यकाल तक चले, अध्यक्ष जी ऐसे इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि मानसून और शीतकालीन सत्र कम से कम 60 दिन चलना ही चाहिए, लेकिन यह महज 15-20 दिन ही चल पा रहे हैं। साथ ही इसे लेकर उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि जब विधायक सदन में अपनी बात रख सकेंगे तभी विधानसभा सत्रों की सार्थकता भी साबित होगी। मध्य प्रदेश के गुना के किसान की मौत का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। डीएपी को लेकर पहले ही मचे घमासान के बाद किसान की मौत ने इसे और गर्मा दिया है। ऐसे में गुना के किसान की मौत को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह थी कि मरने वाले किसान की पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और आनन फानन में उसका दाह संस्कार कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री है किसान का बेटा, देश का कृषि मंत्री है किसान का बेटा, जिसने 20 साल तक ये कहा मैं किसान पुत्र हूँ, किसान मेरा भगवान है, मैं डबल इनकम करूंगा। वहां गुना में एक किसान ने अपना वक्तव्य दिया, वीडियो डाला, आप सबके पास होगा वो। उसने कहा मैं गरीब छोटा किसान हूँ, मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे पास कम से कम जमीन है, मेरे पास कम से कम मुझे एक भी दाना खाद नहीं मिला। रविवार के दिन गुना के भगवान किरार का ये वक्तव्य है। फिर मृतक किसान और फिर इनके उसी रात को मौत हो जाती। फिर मृतक किसान के पोस्टमार्टम भी नहीं कराया और आनन फानन उसकी दाह का संस्कार कर दिया, जो इस सरकार के निकम्मेपन को, इसके अपराध को दिखाती है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ने आज अपनी मांगों को लेकर मंत्रालय भोपाल के समक्ष प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार की सीधी भर्ती के विरोध में उनका यह प्रदर्शन मंत्रालय के सामने किया गया। इसके बाद संघ ने विरोध में आदेश की प्रति जलाकर इसका विरोध जताया। 2.5 लाख पदों को भरेंगे, आउटसोर्स से चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरेंगे, लेकिन राज्य सरकार ने 10-10 साल 20-20 साल से नौकरी कर रहे स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की कोई बात उस आदेश में नहीं करी है, जिससे प्रदेश भर के 42,000 स्थायी कर्मी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया है। सरकार स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी